हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं रिया मौर्य आप लोग का स्वागत करती हूं आपके चैनल मैडम जी वर्ड चैनल पे। आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश हल करने का सही तरीका क्या होता है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और सही तरीकों को अपना कर आप 15 नंबर अच्छे से ला सकते हैं, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश एक तरह से फ्री के नंबर होते हैं। अगर थोड़ा सा भी सेंस लगा कर अगर क्वेश्चन किया जाए तो 15 में 13 12 तो आराम से आ सकता है। अगर आप थोड़ा अच्छे से एक दो बार पढ़े हैं तो आप 15 में 15 क्वेश्चन पूरे करके आ सकते हैं। तो समय की कीमत हम जानते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो है टॉपिक जो है गद्यांश और पद्यांश है। उसको करने से पहले आइए कुछ एजुकेशन पे बात कर लिया जाए। जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। आप लोग जो नहीं करते हो तो स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। शिक्षा ही इंसान का सच्चा सच्चा आभूषण होता है। अज्ञानता को तुम धर दबोचो, मजबूती से पकड़कर पीटो और उसे अपने जीवन से भगा दो। जो आप लोग को अगल बगल ज़्यादातर पड़ोसी और रिश्तेदार ताना देते हैं, तो उनका मुंह आप लड़ाई झगड़ा करके या फिर बहस करके मत दीजिए। आप अपने आप को इतना योग्य बनाइए, इतना काबिल बनाइए। आप नहीं, आपकी सफलता उनको ताने दें, उनकी आपकी सफलता उनको चुभे तो आप बिना कुछ बोले, अगर कुछ बोल रहा है कोई भी, सबके आसपास दुश्मन होते हैं जो सामने तो चाहेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छा करो, लेकिन पीठ पीछे वो हमको लगता है मन्नत भी मानते रहते हैं कि आप कहीं गड्ढे में गिरो। तो ये सब इग्नोर करते हुए शिक्षा ही एक ऐसा बड़ा औजार है कि उसके साथ आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से और सीटेट क्वालिफाई करिए। चलिए आज बात करते हैं गद्यांश एवं पद्यांश पर। तो ये आपका गद्यांश है। तो गद्यांश हल करने का जो है सही तरीका क्या होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये जो गद्यांश है इस गद्यांश को पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको सोचेंगे। अब एग्ज़ाम टाइम में टाइम नहीं रहता वहाँ कि आपके पास सोचने के लिए, बस क्वेश्चन आंसर करते चलिए, इतना ही टाइम रहता है। लेकिन आप लोग वहाँ गलत करते हो। ये तरीका बिल्कुल गलत है जो आप लोग एग्ज़ाम टाइम में जाकर ये विशेष ये गद्यांश और पद्यांश के साथ यही होता है कि इतना बड़ा पैराग्राफ रहता है, उसको आप लोग पढ़ते हैं फिर सोचते हैं, जो कि ये गलत तरीका। आइए आज आप लोग को हम बताते हैं कि गद्यांश हल करने का सही तरीका क्या होता है। पहले नंबर पे ध्यान दीजिए आप लोग। पहले नंबर पे आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी पहले गद्यांश पढ़ेंगे, सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे। उसके बाद आपको गद्यांश पहले नहीं पढ़ना है, जैसे सब करते हैं वैसे आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले ये आप गद्यांश से देख लिए। अब इसको छूने से पहले इसको छूइए नहीं, बस देख लीजिए कि हाँ गद्यांश है और सीधे आप क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक बार जितने आपके क्वेश्चन है पूरा एक बार पढ़ लीजिए। जैसे मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले खाली स्थान का जन्म हुआ। अब आप क्वेश्चन पढ़ लिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि एक बार में गद्यांश हल करने से पहले सबसे पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन जितने इसमें दिया है ना, कितने क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है 121 से 28 तक, यानी 21 से 28 तक क्वेश्चन जो है आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। पूरा पढ़ लेंगे, आंसर नहीं, सिर्फ मन से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, वहाँ टाइम नहीं रहता है। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे पद्यांश पे आएंगे। तो जब ये गद्यांश पे आएंगे तो गद्यांश का पहला क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये एकदम ये ट्रिक कोई बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं आप लोग को कि आपका जो पहला क्वेश्चन रहता है
पहली लाइन में या दूसरी लाइन में, इन्हीं दो लाइनों में आपका पहला आंसर मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा मत जाइए। देखिए जैसे पहला लाइन पढ़ते हैं, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से उपजी है। चित्रकला जब अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी, मनुष्य ने अपने अंदर की खुशी और उदासी को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए। यहाँ तक पढ़ लिए आप? 1-2 लाइन, 3 लाइन, 2.5 लाइन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, आप आंसर पे चलिए। आंसर पे चलिए, आप क्वेश्चन पढ़ें। अब दिमाग में आपके ये रहना चाहिए कि आप उस 3 लाइन में क्या पढ़ें, 2 से 3 लाइन में क्या पढ़ें। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले खाली स्थान का जन्म हुआ, भाषा का हुआ, अक्षर का हुआ, चित्रकला का हुआ, हस्तकला का हुआ। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अभी आप लोग ने पढ़े तो अब आप लोग इतना अच्छे से पढ़िए कि आपको पलटकर गद्यांश के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपने पढ़ा था पहले, चलिए चल के देखते हैं। देखिए, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से उपजे हैं। चित्रकला जब अक्षर नहीं थे। अब देखिए आपकी एक ही पहली ही लाइन में आंसर मिल गया, आपकी पहली लाइन में ही आंसर मिल गया। चित्रकला ध्यान से देखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आपका आंसर मिला ना, आप ये आपका जो है चित्रकला जो है आंसर होगा। और आपका पहले ही अक्षर, आपको भाषा पहले लाइन में मिला, अक्षर नहीं मिला, हस्तकला नहीं मिला, तो आपका आंसर जाता है सी की तरफ। तो ऐसे ही क्वेश्चन हल करने हैं। और आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो जाता है, लेकिन आपका पहला काम आप कर लिए कि आप पूरा इससे पहले पूरे जितने क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पद्यांश में या गद्यांश आप कर रहे हैं गद्यांश में, तो 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद आपका दिमाग जो है ये चीज़ एकाग्र हो गया है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है। जैसे आप पद्यांश ये पढ़ेंगे पूरा, वैसे पढ़ते जाएंगे। और उसके एक बार क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद पद्यांश इसको पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए पढ़ते हैं। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट और बेचैनी से उपजी है। चित्रकला जब अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी, तो मनुष्य ने अपने अंदर की खुशी और उदासी को प्रकट करने के लिए चित्र बनाए। अनपढ़, अस्पष्ट किंतु भावों से भरपूर बिहार की मधुबनी कला हो। अब देखिए ये चीज़ें मधुबनी कला, अब इसको अपने दिमाग मतलब जो भी अक्षर पढ़िए उसको अपने दिमाग में बैठाते चलिए। कला हो या आंध्र की कलमकारी कला हो, राजस्थान की फड़ चित्रकारी हो या उड़ीसा की पट चित्रकारी हो, तमाम चित्रांकन शैलियों का उद्गम स्थान भावनाओं का आंतरिक उद्वेग ही है। वारली ऐसी एक आदिवासी लोक अंकन शैली है जिनका जन्म सदियों पहले हुआ। वारली चित्रकारी में न्यूनतम उत्पादन तथा सरल सीधी त्रिकोणी गोला रेखाओं का एक ऐसा आत्मीय व अशुद्ध सौंदर्य रचा जाता है कि वह देखने वाले को विमुख कर देता है। वारली कला का सादगी ही उसकी ताकत है। आदिवासी जाति ने शुरू किया था जिसका नाम वारली चित्रकारी पड़ गया। वारली लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, जीवन की ऊब से उबरने का जरिया है, साथ ही उसके समाज का जरूरी रिवाज भी। वारली आदिवासी जाति महाराष्ट्र के दयाणु गांव जिला ठाणे के निवासी हैं जो मुंबई के उत्तर प्रदेश में है। आप पूरा मन में फटाक से पढ़ लीजिए इसको,
क्वेश्चन हल करते समय। उसके बाद आप क्वेश्चन हल करना शुरू कर दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका ये है दूसरा क्वेश्चन। अन्य गद्यांश में मुख्य रूप से चित्रकारी का वर्णन किया गया है। मधुबनी का, फड़ का, कलमकारी का, वारली का। तो आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे। तो इस तरह से जब आप पढ़ लिए तो आपका आंसर जाता है, आपका आंसर जाता है डी की तरफ। वारली, आप पूरे गद्यांश में वारली पढ़े हुए होंगे कि गद्यांश में मुख्य रूप के चित्रकारी का वर्णन कहाँ होता है। अब गद्यांश में चल के देख लीजिए। तो ऐसे एक एक खोजा जाएगा तो टाइम लगेगा। आप लोग तरीका जान लीजिए कि गद्यांश कैसे हल किया जाता है। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़े थे, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वारली शब्द का ताकत है इसकी क्या है? रंग संयोजन है, विशिष्टता है, सादगी है, आकृतिक है। तो बताइए, आप लोग गद्यांश अगर पढ़ लिए हैं तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप अगर क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन दिमाग में चलता रहेगा, तो गद्यांश जब पढ़ेंगे तो गद्यांश पढ़ते ही तुरंत आंसर तुरंत आ जाता है सामने एकदम। तो अगर जो आप अच्छे से पढ़कर और इसको आंसर निकाल सकते हैं तो आपका आंसर जाता है सी की तरफ। आपने सादगी पढ़ी होगी, सी की तरफ होगा। डी की तरफ आप लोग मत लगाइएगा, वो लग गया है से। आपका सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य अपने भाव खाली स्थान में माध्यम से व्यक्त करता था। जब अक्षर नहीं थे तो क्या करते थे? पहले चित्रकारी करते थे, वर्ग करते थे, संकेत करते थे, लेखन करते थे। तो बताइए आप लोग। पूरे गद्यांश में आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ेंगे, चित्रकारी का शब्द आपको देखने को मिला होगा। तो आपका आंसर जाएगा ए की तरफ। जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य भाव से जो है चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे, अपना भाव जो है चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे। वारली लोग ऊब से बचने के लिए क्या करते थे? जो उबते थे तो क्या करते थे? तो ऑप्शन देखिए। नृत्य गायन करते थे, बांस की टोकरी बनाते थे, सामूहिक गान करते थे, चित्रकारी करते थे। आप अगर अच्छे से गद्यांश पढ़े होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे कि आपको पूरे गद्यांश में बांस की टोकरी शब्द कहीं मिला नहीं होगा, सामूहिक ज्ञान भी नहीं मिला होगा। तो आपका जो ये नहीं मिला, ज़्यादातर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि पूरे गद्यांश में चित्रकारी की बात कही गई। तो आपका आंसर जाएगा डी की तरफ। चित्रकारी करते थे, जब उगते थे तो वो चित्रकारी करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि गद्यांश पद्यांश से कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई वहाँ से लेना देना ही नहीं रहता। आपको इसीलिए पहले कहा जाता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जैसे अलंकार हो गया, हिंदी का जो है छंद हो गया, अलंकार हो गया, दोहा हो गया, पर्यायवाची हो गया, इन सब में एक दो क्वेश्चन गिने चुने पूछते हैं। अब इसके लिए आप पूरा व्याकरण मत पढ़ने लगिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें से संज्ञा शब्द क्या नहीं है, संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है। अब नहीं भी ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं क्वेश्चन नहीं देखेंगे नहीं, और जो संज्ञा रहेगा उसी में टिक कर लेंगे, क्योंकि संज्ञा तो इसमें 3 है, एक ही नहीं है। तो एक दिखा तुरंत टिक कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हमको ये खोजना है कि इसमें संज्ञा क्या नहीं है, कौन सी संज्ञा नहीं है। तो इसको ध्यान देते हुए आंसर लगाएंगे। तो इसमें गद्यांश पद्यांश से कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर जाएगा
देखिए, खुशी आपकी संज्ञा है, उदासी भी संज्ञा है, और सुंदरता भी एक संज्ञा है। जिसका कोई, अब संज्ञा क्या है कि जिसका कोई नाम हो। पृथ्वी की जितनी भी वस्तुएं हैं जिस पे हम हमारी नज़र जा सके, जिसको हम टच कर सके, वो सारी संज्ञा हैं। तो हम खुशी जो भी है वो संज्ञा है, उदासीन संज्ञा है, सुंदरता संज्ञा है आपका। और जो सी है सरल, ये संज्ञा नहीं है, ये कार्य है, वर्क है। सरल हुआ, कठिन हुआ, जटिल हुआ, तो ये वर्क है ना, वर्ब है। तो आपका आंसर जाता है सी की तरफ। वैसे संज्ञा आप लोग को चैप्टर है पढ़ाया तो नहीं गया क्योंकि इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग ये कॉमन चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हमने आपको बोला था कि पहले नंबर पे आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है गद्यांश करने के लिए, तो उसी टाइम ये सब क्वेश्चन हो चुके रहते हैं। लास्ट में सिर्फ बचते हैं 2-4 क्वेश्चन गद्यांश वाले बचते हैं। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा है चित्रांकन का सही संधि विच्छेद है, यानी चित्रांकन जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद जो जानते हैं, पढ़े हैं, उसको लगा लेंगे। इतने सस्ते क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में कि बस एक नज़र में आपका आ जाएगा। देखिए चित्रांकन तो नहीं होगा, ये आपका कट गया। ये भी नहीं होगा, कन है। और चित्रांकन धन न, तो ये तो कोई संधि विच्छेद होता नहीं है। तो आपका आंसर एक ही बचा है, तो आपका आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है कि आरली चित्रकारी का नामकरण हुआ है स्थान विशेष के नाम पे, आदिवासी जाति के आधार पर, आकृतियों के आधार पे, लोक परंपरा के आधार पर। तो आप लोग पढ़े होंगे गद्यांश में, अब मतलब इसको बार बार पीछे करने में टाइम वेस्ट होगा। जैसे आप लोग को बताए हैं कि एक बार गद्यांश पढ़ने के बाद आपके मन में होना चाहिए, जहाँ अगर बीच में समस्या होती है तो आप पलट कर ध्यान से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर हल कर चुके होंगे, और आपका आंसर जाता है बी की तरफ, आदिवासी जाति के आधार पे। आपका गद्यांश हुआ कंप्लीट। अब आइए देखते हैं पद्यांश कैसे हल करते हैं। पद्यांश हल करने का भी सेम वही तरीका होता है जैसे आप लोग को गद्यांश बताए हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों की सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आप जो है इसमें थोड़ा सा उल्टा है। गद्यांश का कुछ अलग नियम है, पद्यांश का कुछ अलग नियम है। गद्यांश को है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन पद्यांश में ऐसा नहीं है। पद्यांश में पहले आपको पूरा पद्यांश पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि आखिर किसके बारे में। इसमें डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, उसका अर्थ निकालना रहता है पद्यांश में। तो पहले पद्यांश पढ़िए। कलम आज उनकी जब जय बोल, कलम जो है आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, इसमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, जो अगणित लघु दीप हमारे, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब ये आपको गद्यांश पढ़ने से पता चला कि आप ये गद्यांश में कलम की बात कही गई है, किसी कलम की बात कही गई है, स्थितियाँ की बात कही गई हैं,
और जलने, मन की जो जिज्ञासा होती है उसको जलने और बुझने की बात कही गई है। अगणित, जिसकी कोई गिनती न हो, वो दीपक की बात कही गई है। तो इसको पद्यांश पढ़ने पर यही चीज़ें सामने आती है निकल कर कि आखिर पद्यांश में बात किसकी कही गई है। तो अब आप चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये आपकी जो कविता है, जो पद्यांश से आप अच्छे से पढ़ लिए, उसका अर्थ निकाल लिए, और अब आपको क्वेश्चन हल करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, 2 क्वेश्चन जो है व्याकरण से पूछे जाते हैं, उसको चाहे पहले हल कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। जिसका व्याकरण कमज़ोर रहता है वो बाद में करता है, जिसका सही रहता है वो पहले करके फ्री हो जाता है, क्योंकि टाइम वहाँ रहता नहीं सीटेट के एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कवि किनका गुणगान कर रहा है? वीर सैनिक का, वीरमती को प्राप्त करने का, स्वतंत्रता सैनिकों का, पैनी लेखनी का। तो आप लोग अभी पढ़ें, पूरा पद्यांश से पढ़ें, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि पद्यांश जो है वीरमती को प्राप्त सैनिकों की बात कर रहा है। आंसर आपका यही होगा। देखिए, आप चल के देख लीजिए एक बार पद्यांश पे। देखिए, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाए जिसमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये सैनिकों के बारे में बात की गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो आपका आंसर जाता है बी की तरफ। वीरमती को प्राप्त सैनिकों की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिनगारी चिटकाने से क्या तात्पर्य है? देखिए, क्वेश्चन आपके पद्यांश में सारे आंसर छिपे हुए हैं। देखिए, चिटकारी जिसमें चिनगारी है, जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। अब देखिए आप लोग, चिनगारी चिटकाने से क्या तात्पर्य है? अंगार बिखेरने से, आग की लपट से, युद्ध की भावना से, नई चेतना से। तो अंगार बिखारे, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। आग की लपट की तो कोई बात नहीं हुई। वहाँ युद्ध लड़ने तो जा नहीं रहे हैं कि युद्ध की भावना होगी। तो आपकी बात हो रही है नई चेतना की, नई उम्मीद की, उत्साह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुदीप का संबोधन किस के लिए किया गया है? लघुदीप का संबोधन किसके लिए किया गया है? सेना के जवानों के लिए, भारत के युवाओं के लिए, बलिदानी वीरों के लिए, राष्ट्रीय क्रांतिकारी के लिए। तो अब बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, आपका सेना के जवानों के लिए तो बात कही गई नहीं है। भारत के युवाओं के लिए, भारत के युवाओं की तो बिल्कुल, आप पूरे पद्यांश में देख लीजिए, भारत के युवाओं की कहीं बात नहीं कही है। पूरा अच्छे से इसको पढ़िए, सारी लाइन। आप इससे पहले पढ़ ही चुके हैं कि आपको कहीं भारत के बारे में बात नहीं कही गई है, तो आप कैसे हल करेंगे? तो आप ऐसे ही ऑप्शन काट सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ये भी कट गया, बी कट गया। तो आपका ऑप्शन जाता है सी की तरफ, कि बलिदानी वीरों के लिए बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जल कर बुझ गए का भाव है, जो जल जल कर बुझ गए, इसका भाव क्या होता है?
गद्यांश पद्यांश क्या कहना चाह रहा है कि जल जल कर बुझ का क्या मतलब है। वीर गति को प्राप्त होना, मृत्यु को होना, तड़प कर मर जाना, जल कर मर जाना। मरने की तो बात कहीं नहीं कही गई है, तो भाव उसको समझिए आप लोग। जलने की बात नहीं, तड़पने की बात नहीं, मृत्यु की बात नहीं कही गई है, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। वीर गति को प्राप्त होने की बात कही गई है गद्यांश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। आपके दो व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे, तो इससे आपको पद्यांश से लेना देना कुछ है नहीं, तो आप ऐसे ही इसका बताइए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है क्या है। पुण्य है, लघु है, छिटकारी है, चिनगारी है। संज्ञा कौन सा शब्द है। उसमें क्या पूछा था इससे पहले वाले हाँ ये पद्यांश आप हल कर रहे हैं। गद्यांश में पूछा था संज्ञा क्या नहीं है, इसमें संज्ञा कौन सी नहीं है, इसमें पूछा है संज्ञा है। तो आपको बताना है, एक संज्ञा होगी बाकी 3 गलत होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे, और आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चिनगारी जो है संज्ञा है, बाकी छिटकारी, लघु, पुण्य ये सब क्या है, संज्ञा नहीं है। ये सब पुण्य जो है भावनात्मक चीज़ें हैं। लघु मीन्स छोटा बड़ा हो गया है। छिटकाई मीन्स भी इसमें आपको आ जाएगा, वर्क में आ जाएगा, वर्ब में आ जाएगा। तो आपका जो संज्ञा है चिनकारी, ये जो है संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विशेषण विशेष्य है क्या। क्या विशेष है, क्या विशेषण है, आप पढ़िए। पहला देखिए, लय बोल, एक किनारे, अगणित, लघुदीप। इसमें विशेषण का विशेष बताइए क्या है। उम्मीद करता है आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। लघु जो है, लघुदीप विशेष और विशेषण और विशेष्य है। तो आपका जो है गद्यांश पद्यांश हुआ ख़त्म। तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप गद्यांश हल कर रहे हैं, तो गद्यांश में आप पहला पूरा गद्यांश पढ़ने से पहले पूरा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो रहता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ आप जो पर्यावरण वगैरह जो व्याकरण रहता है, व्याकरण तुरंत हल कर लेंगे। तो सपोज दैट आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं, आपका 6 क्वेश्चन है, 6 में आपके 2 व्याकरण के रहते हैं, तो 2 तुरंत हल कर लीजिए, बाकी आपका 4 बचा। अब 4 क्वेश्चन जो है पद्यांश रहते हैं, तो उसको पद्यांश और दूसरा टिक होता है पहला और दूसरे लाइन में। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन तो 100% आपके पहले और दूसरे लाइन में ही मिल जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपके दूसरे और तीसरे, बहुत कभी कभी मतलब चौथे में पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर दूसरा क्वेश्चन जो है तीसरे ही लाइन में पूछता है। चलिए बताते हैं आप लोग को, पीछे चलते हैं पद्यांश की तरफ। गद्यांश देखिए, सपोज दैट ये मान लीजिए कि आपका ये गद्यांश है। ये गद्यांश पहला क्वेश्चन आपका जो है, आपको बताएं कि पहली ही लाइन में, ये 1.5 लाइन में आपका 100%, इस ट्रिक को अपना लीजिए आप लोग का जरूर पद्यांश गद्यांश पद्यांश 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। कि आपका पहला क्वेश्चन पहले या दूसरे लाइन के वही आधे लाइन तक ही आंसर निकलेगा। पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का, ये दूसरे और तीसरे, कभी कभी होता है कि जो चौथे लाइन के आधे मतलब कि लाइन तक के ही आपका दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। आपका ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आसान है, ये 2 हल हो गया, 2 व्याकरण से हल हो गए। अब आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि पूरे पद्यांश से पूछा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ। एक लास्ट का नीचे पूछेगा, एक बीच से पूछता है, एक नीचे से पूछता है। जैसे आदिवासी आपसे पूछा था ना, वो चौथा क्वेश्चन पूछा था कि आदिवासी क्या है। तो ऐसे ही गद्यांश से आपके क्वेश्चन हल होते हैं। अब पद्यांश जो है पद्यांश आपको क्या है कि उसमें बताया गया कि आप गद्यांश में बताया गया कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन पद्यांश में आपको पहले पद्यांश पूरा पढ़ना रहेगा। पूरा पद्यांश पढ़ लेंगे,
उसके बाद पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है। इसके भी वही नियम है कि मान लीजिए कि आपका 5-6 क्वेश्चन है, 6 में 2 व्याकरण के हो गए, आपके 4 क्वेश्चन बचे। 4 क्वेश्चन आपके 2 पहली और दूसरी लाइन में मिल जाएंगे आपके। अब 2 क्वेश्चन हैं आपको जो थोड़ा परेशान करते हैं, 2 क्वेश्चन आपके 20 से मिलते हैं, नीचे की लाइन से मिल जाएंगे और 20 से मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये गद्यांश और पद्यांश हल करने का सही तरीका होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो मैं बताना चाह रही हूँ वो समझ में आ गया होगा। और बचा आप लोग का जो है पेडागोजी, हिंदी का पेडागोजी आप लोग को पूरे 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो पार्ट 1 करके पार्ट 1 पार्ट 3 करके ऐसे 700 क्वेश्चन मैंने सोचा है आप लोग को देने के लिए। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये नेक्स्ट ही वीडियो रहेगी, इसके बाद ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, जब भी आप लोग देखिएगा आपको मिल जाएगा। और चैनल पे यहाँ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपको पूरा हमने वीडियो पढ़ाया, एक भी बार लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। आप बच्चे समझदार हो, खुद कर देते हो। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे और आप लोग लाभ उठाते रहें। और मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।